हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो हम जो फंडामेंटल सीरीज़ करते थे पॉलिटी की, उसमें हमारा ये लास्ट है और हमने आई थिंक बहुत ही डीपली और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर किया है। बार बार रिवीजन करा के मैं साथ साथ में रटा के चीज़ों को कर रहा हूँ, ताकि ये रहे कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो प्रीलिम 25 के या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, किसी भी प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव पेपर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आई होप कि मैंने उस हिसाब से ही बताया है। अगर कोई रही है तो आप कमेंट कीजिएगा और आप बताएं कि ये चीज़ रही है तो हम उस पर काम करेंगे। दूसरी बात ये रही कि टारगेट 2025 प्रीलिम्स का है, उसी हिसाब से चला जाएगा और वही टॉपिक किए जाएंगे जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। फालतू की चीज़ें नहीं की जाएगी कि चलो ये क्लास कर ली, उस क्लास के अंदर हमने कुछ भी पढ़ा लिया कि थोड़ा आज एक कहानी पढ़ लेते हैं उसके बारे में, फंडामेंटल राइट अगर कोई रहती है तो मैं चलो बता दूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। जो रिलेवेंट होगा उस पर पढ़ेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो हमारा यही टारगेट रहना है कि देखो हमें एग्ज़ाम निकालना है। आप तैयारी कर रहे हो ना 4-5 साल से या 1 साल से या 2 साल से या फिर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि है ना आप एग्ज़ाम निकाल लो बस। आप किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर जाना है तो जाओ, ज़रूर है तो जाना है, नहीं तो किसी भी कॉन्सेप्ट में मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपको एग्ज़ाम निकालने की जितनी जानकारी मिल रही है उतनी लो और निकालो बस। टेंशन झंझट मारी ख़त्म करो। ऐसा नहीं है, अब ज़रूरत नहीं है आप उसको समझने के लिए कि नहीं अब तो हम एक एक चीज़ की हिस्ट्री में एक एक चीज़ को पूरा एकदम अथाह सागर की तरह पढ़ेंगे, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं। और तो आई होप मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ, और कुछ लगे तो बताएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये रहे कि सब किसी को जो यहाँ पे दिल्ली नहीं आ सकते या बड़े बड़े शहरों में नहीं पहुँच सकते, लॉट्स ऑफ कंटेंट आर अवेलेबल ऑन दैट। यूट्यूब पे भी है, जो बड़े बड़े महान टीचर पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं। हम तो यूपीएससी में अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, एक प्रकार से पढ़ाना तो क्या ही कहेंगे, एक प्रकार से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बाकी तो बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो होंगे महान हस्तियाँ हैं, अलग बात है उनकी। लेकिन हमारा टारगेट है कि जो ज़रूरत है बच्चों को उस हिसाब से दिया जाए, कि ऐसा नहीं है कि व्यूज़ और फिर हम एक महान हस्ती बनने के चक्कर में कुछ एक ही टॉपिक को लेके हम बड़े बड़े लेवल तक पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबको जो गाँव दूर दराज बैठे उनको भी फ़ायदा मिले और वो समझ पाए कि हमें देखो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज हमारा लास्ट वीडियो होगा, उसमें मेनली ये डिस्कस किए जाएंगे कि जो आर्टिकल रिमेन रहे उसमें क्या क्या चीज़ें, और जो कोर्ट के क्या जजमेंट थे, क्या क्या पार्लियामेंट के एक्शन हुए थे। दूसरी बात ये है कि जो 12 और 13 जो है लॉ का कॉन्सेप्ट, उसको देख लेंगे। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट की सीरीज़ खत्म है, लास्ट है, ठीक है। तो थैंक यू, चलते आगे, ठीक है। तो आज हमारा जो स्टार्ट एक टॉपिक है, ये आर्टिकल है 33। तो देखो 33 क्या कहता है। 33 में देखो ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को कुछ पावर दिए गए। पार्लियामेंट को तो पावर होता ही है, लेकिन ये कि किसके पावर कम किए गए। ये कि मान लो कि भाई एक कोई होता है ना कि आपके पास आप अधिकारी बनते तो आपका भी तो कुछ डिसिप्लिन होगी, तो वो डिसिप्लिन होती है, वो कोड बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एक अधिकार दिए कि वो क्या करे कि जो आर्म फोर्स के पर्सन है, ठीक है, कोई पुलिस में है, कोई भी जो इंटेलिजेंस में, उनके लिए आप फंडामेंटल राइट को, ऐसा नहीं है कि वो भी फंडामेंटल राइट है मैं तो बताऊंगा मेरा फंडामेंटल राइट है। कोई इंटेलिजेंस का पर्सन है, रॉ का पर्सन है, वो कह रहा है कि सरकार को मैं तो ये पब्लिक में आके बात बताऊंगा, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट किन किन पे लागू पुलिस वालों पे होता है या नहीं होता है, ये सब उनको कितना राइट देना, ये डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा आर्टिकल 33 के अंदर, ठीक है। ये आपको इधर ही पढ़ना है। 34 क्या कहता है, 34 कहता है मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट के बीच में बताता है कि जब मार्शल लॉ लगेगा तो फंडामेंटल राइट की क्या स्थिति होगी। दूसरा कि भाई कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तो हमें यहाँ पर ये जानना है कि जो 34 है ना, वो क्या है मार्शल लॉ के बारे में। तो मार्शल लॉ जानना है और उसके बीच नेशनल इमरजेंसी को डिफरेंस करना है, क्योंकि वो दोनों कुछ कुछ सिमिलर चीज़ें लगती हैं। तो देखो पहली बात तो है कि अफेक्ट क्या होगा किसी का, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी। इसमें सिर्फ फंडामेंटल जो मार्शल लॉ है ना, अगर कहीं मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगाते, क्यों लगाएंगे कि मान लो कहीं ज़्यादा क्लैश हो गया या डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है, वो कहते हैं ना धारा 144 लगती है, उससे भी ज़्यादा कोई इशू हो रहा है, हथियार ऐसे भी खतरनाक इशू हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था तो भी आर्मी रूल लगता है। तो हम कहते हैं कि हम एक एरिया में मान लो कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ बड़े खून खराबा हुआ है, तो
हमने कहा भाई पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोकल प्रशासन नहीं होता, हमने आर्मी को वहाँ भेज दिया। तो आर्मी को कह दिया कि भाई अपने हिसाब से लॉ के अपने हिसाब से करो। तो वो आर्मी अपने हिसाब से उस एरिया को एक मतलब छावनी में तब्दील कर देती है। फिर आर्मी अनाउंस करती है कि आपको ये करना पड़ेगा, ये नहीं मानोगे तो यहाँ पर अब कोई रूल नहीं लगेगा, आर्मी का रूल लगेगा। आर्मी का रूल मतलब ये होता है कि कभी कभी तो शूट भी कर देंगे आर्मी वाले, तो वो शूट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट वहाँ अप्लाई नहीं होगा। यूँ तो मतलब एक प्रकार से सेना का शासन लगता है। यूँ कौन लगाता है? पार्लियामेंट लगाती है। मोस्टली कंट्रोल रहता है, होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहता है उस समय। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं है कि उस एरिया में लगा तो पूरी स्टेट की अथॉरिटी को कि भाई अब तो सरकार का शासन नहीं लगे, नहीं, नॉर्मल काम करेगी हर जगह। जितना भी लेजिस्लेचर वगैरह जो है वो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जबकि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या है उसका वाइड इम्प्लीकेशन है। क्यों? फंडामेंटल राइट को तो करेगा ही, फेडरल स्कीम को करेगा, क्योंकि वो पूरा पार्लियामेंट के अंडर में चला जाएगा उसका कंट्रोल। तो जबकि ऐसा नहीं है, मार्शल लॉ में सिर्फ फंडामेंटल राइट कुछ एरिया में लगता है तो अब उस एरिया, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, जबकि नेशनल इमरजेंसी सस्पेंशन क्या होता है? गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनरी लॉ वगैरह उस एरिया में सस्पेंड हो जाते हैं, आर्मी के लॉ काम करते हैं। जबकि इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इमरजेंसी में तो लॉ तो कोई सस्पेंड नहीं होता है, वो बस फेडरल स्कीम का जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाता है। इम्पोजिशन, ठीक है, ब्रेक डाउन लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ जाता है ना, वही मैंने कहा ज़्यादा कहीं सिचुएशन खराब होती है तो लगता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है? कोई वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म रिबेलियन हो, मतलब ये है ना हथियारों से आर्म रिबेलियन हो इनसाइड, तो इमरजेंसी लग सकती है। नहीं तो नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर बार इमरजेंसी नहीं लगेगी। इसके बारे में मार्शल लॉ के बारे में तो सिर्फ बताया गया है, मार्शल लॉ कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जबकि नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो बहुत डिटेलली कवर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये हमारा था कि मार्शल लॉ को ये 34 में। 35 जो है वो है आर्टिकल ले डाउन द पावर्स टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट। ऐसा कुछ राइट है पार्लियामेंट में जो कुछ फंडामेंटल राइट को लागू करने या कैसे मॉडिफाई करने का अधिकार देता है। स्टेट के पास ये राइट नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब एक थोड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि हम जो ये हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, फंडामेंटल राइट, और फिर उसको 300A में कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट जो 12 था, 12 के अंदर डाल दिया गया है स्टैट्यूटरी, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में। तो हम देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल में चीज़ है ना वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फंडामेंटल है ना, जो वो फंडामेंटल राइट है। मतलब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है, उसके अलावा एक स्पेशल राइट है। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जब प्रॉपर्टी जो अब है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल से थोड़ी कम हो गई है। उसके ऊपर ज़्यादा विवाद चल रहा था, कई पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, 7, 25, 39, 40, 44 तक अमेंडमेंट 44 में समाप्त कर दिया। पहले जो ये था फंडामेंटल राइट क्या था, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट हुए करते थे, जिसमें 19 फर्स्ट F के अंदर था और 31 के पार्ट 2 के अंदर था। ठीक है, इसमें ये कहता था कि राइट अगेंस्ट डिप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी वेदर सिटीजन और नॉट। ये याद रखना है, जो 31 प्रॉपर्टी का राइट था ना, ये सिर्फ सिटीजन नहीं था, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन उनके लिए भी था ये राइट। मतलब कोई भी विदेशी पर्सन हो ना उसके लिए भी राइट टू प्रॉपर्टी था। ये ध्यान रखने की बात है, सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं था। फिर उसके बाद ये क्या गया ना, इसको कर दिया गया 44 अमेंडमेंट हुआ ना, उस अमेंडमेंट क्या कहते क्या कि भाई कि जो ये राइट है उनको हटा के क्या कर देगा, ये कर दिया गया 300 पार्ट 2 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी मेक कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो क्या करेगा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या करेगा बताओ। ये है कि स्टिल रिमेन इज ए लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये हो गया कि भाई आप है ना कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जिला कलेक्टर आपको डायरेक्ट ऐसा इशू नहीं कर सकता कि आपको ज़मीन छोड़नी होगी। उसके लिए स्टेट का कुछ लॉ आना चाहिए, कुछ मतलब लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगा ना उसी हिसाब से छोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया कोई और छोड़ा दे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है अभी तक, इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन अब ये है कि बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं रहा। ठीक है, अब ये लीगल राइट है, इसमें क्या है कि लीगल रेगुलेटेड एंड कर्टेल, मतलब ये है ना अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेगी, जो पार्लियामेंट है ना वो फंडामेंटल राइट को तो अगर अमेंड करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है, लेकिन अब जो ये राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब ये प्रॉपर्टी का राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसीलिए उनको क्या कोई ऑर्डिनरी लॉ लेके आती है ना, कोई भी कानून लेके आती है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, तो उनको अमेंड कर सकती है।
ठीक है, वो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि भाई इतनी ज़मीन नहीं रख सकेंगे, कोई इतनी नहीं रख सकेंगे। और ये दूसरा ये कि इसके थ्रू डायरेक्ट हम जो है ना 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है ये। अब ये कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट तो करता है किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट एट ए लेजिस्लेटिव एक्शन। अब दूसरा ये है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी यही पढ़ाना था। ये इसमें क्या कह रहा है देखो, इसमें ये कह रहा है कि अभी भी कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपलसरी। अगर आपकी प्रॉपर्टी है ना, कोई ले रहा है तो आपको कंपलसरी कंपनसेशन देना पड़ेगा। दो केस के अंदर तो कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। एक तो आर्टिकल 30 के अंदर कोई स्टेट अगर एक्वायर करता है ना प्रॉपर्टी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये ऐड किया गया था 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1978 को, ध्यान रखना। माइनॉरिटी की एजुकेशन तो 30। दूसरा ये कह रहा है, एक है 31A जो है ना, 31 इन व्हेन द स्टेट एक्वायर द लैंड हेल्ड बाय पर्सन अंडर, मतलब कोई स्टेट जो एक्वायर करता है, जो अगर कोई किसी आदमी के पास ज़मीन है लेकिन वो ज़मीन खेती की ज़मीन है, यानी अंडर द पर्सनल कल्टीवेशन, खेती की ज़मीन है और वो भी लिमिट के अंदर है, जो भी राइट है ना कानून में अंदर लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ज़मीन है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। 40 ये जोड़ा गया था 17th अमेंडमेंट 1964 को जोड़ा गया था, ये याद रखना। इन दो केस में कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब आता है एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स। अब ये ध्यान रखना क्या क्या एक्सेप्शन हुए थे, क्या क्या कोर्ट्स की लड़ाई हुई थी और पार्लियामेंट की लड़ाई हुई थी, गवर्नमेंट और कोर्ट। 31A, 31B, 31C हैव बीन रिटेन एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट। अब ये जानेंगे तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31A क्या कहता है, ये कहता है कि 7-5 मतलब द सेव्स 5 कैटेगरी, ऐसे 5 कैटेगरी के अगर लॉ होंगे ना, ठीक है, तो उनको अगर ऐसे नहीं किया जा सकता कि 14 और 19 के वायलेशन के आधार पर हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कोई गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट इन 5 कैटेगरी का लॉ लेके आती है, ठीक है, तो ऐसा लॉ अगर 14 और 19 को वायलेट भी करता है ना, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई इनको वायलेट करता है। ये किस में कह रहा है, 31A के अंदर कह रहा है। तो अब देखो, अब ये लॉ किससे रिलेटेड है, एक तो है कोई एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जमीनी प्रॉपर्टी जो रिलेटेड स्टेट को मतलब एक्विजिशन करता है ना किसी स्टेट की, मतलब प्रॉपर्टीज़ की, तो हम इस 14 और 19 के वायलेशन के हिसाब से नहीं जा सकते। दूसरा है कोर्ट नहीं, टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अपने ऊपर ले सकती है, तो भी हम नहीं जा सकते कि भाई वायलेशन है 14 और 19 का। मतलब 14 और 19 दूसरे में जा सकते हैं, 21 दूसरे केसों में जा सकते हैं, सिर्फ 14 और 19 के वायलेशन के लिए। फिर से अमालगमेशन ऑफ द कॉरपोरेशन, उस पर भी नहीं जा सकते। एक्सटिंग्विशमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, उनके मॉडिफिकेशन करना हो कुछ अधिकारों में, वो स्टेट करता है, तो भी हम 14 और 19 का वायलेशन होता है करके हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये कहता है आर्टिकल 31A। दूसरा ये कहते हैं एक्सटिंग्विश एंड मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग को अगर कुछ माइनिंग के रिलेटेड कुछ कानून हो तो हम नहीं जा सकते। लेकिन फिर कोर्ट का एक जजमेंट आता है, कोर्ट कहता है कि 31A भी डज नॉट इम्यून स्टेट लॉ फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, इट हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट। अब ये यह इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो पार्लियामेंट का तो ठीक है, लेकिन कोई स्टेट जो होता है ना, स्टेट अगर इन मामलों में अगर कोई कानून लेके आता है, लॉ लेके आता है, तो वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है 19 और 14 के मामलों में भी, कौन, स्टेट अगर लेके आता है। लेकिन अगर ऐसा लॉ है जो ये एंड के भाई गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए लॉ रख दिया है, वो तो नहीं किया जा सकता, यानी वो पार्लियामेंट के पास चला गया ना, फिर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर डायरेक्ट स्टेट कोई लेके आता है और वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में नहीं रखा है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, 14 और 19 के वायलेशन के भी मामले में, ठीक है। ये पेमेंट हमने पढ़ लिया। अब आता है बी क्या करता है, बी बात कर रहा है कि 9 शेड्यूल के अंदर 51, ये जब 9 शेड्यूल जोड़ा गया था पंडित नेहरू जी के, उनके रिलेटेड बात करता है कि अगर कोई भी लॉ 9 शेड्यूल के अंदर रख दिया हमने, इसका कॉन्सेप्ट जो ए से ज़्यादा है, ए के अंदर तो सिर्फ 5 टाइप के लॉ है या 5 टाइप की चीज़ें अगर कोई करेगी स्टेट तो नहीं कर सकते, 14 और 19 के मामले में सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर 31B के अंदर जो 9 शेड्यूल के अंदर कुछ भी लॉ रख दिया, अगर कोई भी कानून 9 शेड्यूल के अंदर रख दिया ना,
तो उसको किसी भी आधार पर फंडामेंटल का वायलेशन है उसको करके कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करके नहीं, क्योंकि इट इज वाइडर देन ए। कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो भी हम नहीं कर सकते अगर 31B के अंदर 9 शेड्यूल में रखा हुआ है कोई तो। लेकिन एक मामला आता है आईआर कोहेलो केस जो होता है 2007 के अंदर, आईआर कोहेलो केस जो होता है 2007 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, आप तो ऐसे लगते जाओगे, आपको कोई ऐसा लॉ लाना वो तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, आपने उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया, आर्टिकल 31B के अंदर 9 शेड्यूल में डाला, फिर कहोगे अब तो कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उस केस में कहा कि पहले के तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई जितने भी लॉ 24 अप्रैल 1973 मतलब केशवानंद भारती जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसके समय या उसके बाद से जितने भी लॉ 9 शेड्यूल में रखे गए ना, उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। ये किस में कहा था, आईआर कोएलो केस 2007 के अंदर कहा था कि जब 24 अप्रैल और 97 और उसके बाद के जितने भी लॉ 9 शेड्यूल में रखे गए आर्टिकल 31B के अंडर, उनका सबका जुडिशियल रिव्यू होगा अगर वो वायलेट कर रहे हैं 14, 15, 19, 21 को। अगर इनमें से किसी का भी वायलेशन हो रहा है ना 14, 15 और 19 और 21, तो अगर उनका ऐसा वायलेशन हो रहा है तो उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। ये कहा था 2007 में आईआर कोएलो केस में कहा था। और कब से, 24 अप्रैल और 1973 केशवानंद भारती के। अब आता है 31C। 31C क्या कहता है, ये 31C जो है ये कब जोड़ा गया था, ये 20 इंदिरा गांधी की मान सकते टाइम 25 अमेंडमेंट 1970, ये कोर्ट से चीज़ों को बसाने के लिए कह रहा था, इंदिरा गांधी की टकरार थी जो ये 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971-25। ठीक है, इसको कोर्ट ने भी एक जो है ना उसको वैलिड माना था। एक केस आया था मिनर्वा मिल्स 1918 के अंदर आया था केस। तो उसमें है ना बेसिक स्ट्रक्चर किसको माना कि फंडामेंटल राइट, एफडी और जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी और एफडी को, उनको उन दोनों का जो कॉपरेशन है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस में माना था, मिनर्वा मिल्स का एक मामला आया था 2018 के अंदर। ये इसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी को लाना था कुछ के भाई सोसाइटी इंप्रूवमेंट करते, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा लॉ हो ना जिसमें डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना हो, 39B और C की कोई मामला है सोशल वेलफेयर के लिए, डीपीएससी की कोई स्कीम है, अगर वो फंडामेंटल राइट 14 और 90 का वायलेशन भी करती है ना तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा ये कहा था कि इट इज़ गिविंग इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसीज, ऐसी कोई भी पॉलिसीज हो तो वो उनको बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं किया जा सकती। इसको तो कोर्ट ने अवॉइड कर दिया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। इसमें कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे अगर वो एफडी जो मिनर्वा मिल्स में कहा फिर वापस बाद में कि अगर वो कॉपरेशन करता है तो उसको नहीं करेंगे अवॉइड। ठीक है, लेकिन अगर वो भी एक्सट्रीम लेवल सा है तो उसको जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है कुल मिला के। ठीक है, लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का कोलैबोरेशन बन रहा है तो आप ये कोर्ट भी इस फेवर में देगा, स्टेट के फेवर में वर्डिक्ट देगा। ठीक है, तो ये था मैन जो थे। अब हम पढ़ेंगे, वो देखते हैं कि 12 और 13 क्या कहता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हम देखते हैं 12, जो ये यहाँ से फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है। 11 तक तो पार्लियामेंट को पावर है सिटीजनशिप के रिलेटेड, यहाँ से होती है। तो ये जो 12 जो है ना आर्टिकल 12, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 12 जो है ना वो स्टेट के बारे में बताता है, मतलब स्टेट क्या है। हमने जितने भी फंडामेंटल राइट में हमने डिस्कस किया कि स्टेट के अगेंस्ट, तो स्टेट है क्या ये भी तो जानना पड़ेगा ना। स्टेट हम तो सिर्फ पार्लियामेंट को थोड़ी मान सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी को, गवर्नमेंट को थोड़ी मान सकते हैं। स्टेट के अंदर क्या आएगा वो 12 कौन बताता है, आर्टिकल बताता है। 12 जो बताता है कि स्टेट क्या चीज़ है, तो ये बताता है कोई भी एग्जीक्यूटिव वो होता है जो मंत्रिमंडल हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेटिव हो गए, मतलब लेजिस्लेटिव है ना पार्लियामेंट होगी, असेंबली होगी, ऑर्गन, या फिर यूनियन गवर्नमेंट का कोई या स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये भी स्टेट कहते हैं। अगर कोई पंचायत है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति कोई भी हो, या म्यूनसिपालिटीज़ है, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का ऐसा बोर्ड है जो गवर्नमेंट का बोर्ड है या कोई भी बोर्ड पब्लिक बोर्ड है, ये भी स्टेट माने जाएंगे। दूसरा ऑल अदर अथॉरिटीज़, कितनी भी अथॉरिटी आइदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी नेचर,
या तो स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी, भले सीबीआई हो, जितनी भी अथॉरिटी है, सीबीआई नॉन स्टैट्यूटरी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसी कितनी भी अथॉरिटी है उनको भी स्टेट माना जाएगा। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्लूडेड इवन प्राइवेट बॉडी। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उन्होंने प्राइवेट बॉडीज जो है ना, एजेंसी, उनको भी उसके शामिल किया इंस्ट्रूमेंट स्टेट टू फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट टर्म। उनको भी कहा कि कोई अगर स्टेट के अंदर काम कर रही है, स्टेट से कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह दे रही है, कोई भी प्राइवेट बॉडी, उनको भी स्टेट माना जाएगा। दूसरा, द टर्म स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए वाइडर सेंस टू इंक्लूड ऑल एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी। तो स्टेट का मतलब आपको समझ आया, स्टेट जो है ना सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। स्टेट का मतलब कोई प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है जो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ टैक्स दे रही है, कुछ गवर्नमेंट, पंचायत या गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, सबको स्टेट माना जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं लॉ इनकंसिस्ट विद द फंडामेंटल। अब आता है कि लॉ का कॉन्सेप्ट। ये जो 13 कहता है ना, ये लॉ कहता है कि लॉ क्या चीज़ होगा, एक तो ये बताता है। दूसरा बताता है कि लॉ जो होगा वो फंडामेंटल राइट के समक्ष होगा। तो अगर वो देखा जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है। नई डॉक्ट्रिन ऑफ ये जो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है ना, वो भी कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन जो आर्टिकल 13 है ना, उसी के बेस के आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बनता है। वो कैसे बनता है कि जो 13 था ना, ये बताता है कि कोई भी लॉ अगर कैसा है उसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, उनको अधिकार है कि लॉ को देखना एज ए फंडामेंटल बेसिस पे, कि लोगों के कहीं ना कहीं फंडामेंटल को हनन तो नहीं कर रहा, उनका वायलेशन तो नहीं कर रहा फंडामेंटल का। उस बेसिस पे लॉ को देखना है, ये बताता है आर्टिकल 13। और कौन देखेगा? देखेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा। तो इसमें 4 टाइप के 4 चीज़ें। एक कहता है कि टॉक्स अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 13 क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लागू हुआ ना, उससे पहले भारत के अंदर जितने भी लॉ थे, जितने भी एक्ट थे, कानून थे, कुछ भी था, ठीक है, ऑर्डर्स थे, अगर वो ऑर्डर जो है ना वो कहीं भी फंडामेंटल राइट के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, तो वो जीरो हो जाएंगे। जो पहले के जितने भी लॉ थे वो जीरो हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। और अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहे तो वो मे भी कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये तो कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कि अगर फंडामेंटल राइट के साथ सेट हो रहा है, उनका वायलेशन नहीं कर रहा तो रह सकता है, नहीं तो जीरो हो जाएगा। दूसरा कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा लॉ लेजिस्लेचर जो है ना, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया या कोई ऐसा ऑर्डर आया जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है, तो वो जो लॉ है वो जीरो हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगी। ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एक है टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ की मीनिंग बताता है, बाय लॉ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ के जैसे हमने 12 में पढ़ा कि स्टेट की मीनिंग क्या होती है, तो ऐसे के ऐसे लॉ की मीनिंग क्या होती है ये आपको जानना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि लॉ की मीनिंग क्या होती है। लॉ होता है, एक तो कोई नोटिफिकेशन आ गया, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का लॉ हो गया, या कोई रूल्स आ गया, गाइडलाइंस आती है, ठीक है, कोई गाइडलाइंस आता है, रूल्स या रेगुलेशन कोई डाल दिया किसी चीज़ पे, तो वो भी देखा जाएगा फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करना। कस्टम्स है, यूजेस एक्सेट्रा, कोई भी है ना लीगल राइट ऑफ सिटीजन का अगर हनन कर रहा है, ऐसे रूल्स, नोटिफिकेशन, उन सबको लॉ माना जाएगा। ये तो 3 है वो गिव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। ये मतलब ये लिखा नहीं है, ये बता रहा है कि जो 4 है ना वो बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता रहा है कि भाई वो सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो लॉ जितने भी पार्लियामेंट बड़ा फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है नहीं कर रहा, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है।